पहला फेज हम लोग पढ़ चुके फ्रीडम स्ट्रगल का, ठीक है। अब ये दूसरा फेज हमारा शुरू होगा जिसको एक्टिव रेजिस्टेंस का फेज बोलते हैं, सक्रिय आंदोलन का चरण, 1905 से लेकर 1916 तक, ठीक है। तो देखो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको कि पढ़ना सीक्वेंस में ही है सबको, कि जैसे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है स्टोरी की फॉर्म में, आप भले ही बस सुनते रहो, लिखो कुछ भी मत, लेकिन आपको पहले गुलामी की कहानी पढ़नी है, भारत गुलाम कैसे बना, फिर समाज सुधार आंदोलन पढ़ना है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ना है, और फिर अपना आज़ादी की लड़ाई शुरू करनी, फ्रीडम स्ट्रगल 1857 के बाद। वो भी हमने 4 चरणों में बांटा था। ये पहला चरण मॉडरेट फेज, उदारवादी चरण, जो हम पढ़ चुके हैं, पूरी समरी मैंने लास्ट में बताई थी। दूसरा चरण ये कि पहली बार लोग बाहर निकले, सड़कों पर आए, जिसको हम लोग सक्रिय आंदोलन का चरण बोलते हैं, फेज ऑफ एक्टिव रेजिस्टेंस। तीसरा चरण गांधी युग के नाम से जाना था क्योंकि गांधी जी आ गए, गांधी के इर्द गिर्द पूरी कहानी चलती है। और चौथा क्रांतिकारियों का फेज, रिवॉल्यूशनरी फेज, जो गांधी के रास्ते से सहमत नहीं थे उन लोगों का, ठीक है। तो सीक्वेंस से ही पढ़ना है और सीक्वेंस से ही पढ़ा हुआ है। सब लोग क्या है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप में और यहाँ यूट्यूब की प्लेलिस्ट में भी L1 L2 करके पूरा फेज वाइज पढ़ा हुआ है। तो आपको बिल्कुल स्टोरी, मैं बार बार कहता हूँ, हिस्ट्री में अगर आपने सीक्वेंस चेंज किया, बिगाड़ा आपने सीक्वेंस, फिर हिस्ट्री सही नहीं हो सकती। क्योंकि हिस्ट्री में कुछ हुआ है ना तो किसी वजह से हुआ है, कॉज एंड इफेक्ट वाला रूल है कि अगर कोई आंदोलन शुरू किया गया है तो उसका कोई कारण होगा, और कुछ कारण है, जो चीज़ हुई है वो भी किसी वजह से हुई होगी। तो जब तक आपको कॉज, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लो, बुद्ध क्यों आए, क्योंकि वैदिक धर्म में बहुत बुराइयां आ गई, कुरीतियां आ गई, अंधविश्वास आ गया, तो इसलिए बुद्ध आए। अगर वैदिक रिलीजन बढ़िया चल रहा होता तो बुद्ध आते क्यों, और बुद्ध को लोग सपोर्ट क्यों करते, बुद्ध और जैन को। तो आपको उससे पहले वाला पढ़ना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो इसलिए स्टोरी की फॉर्म में, सीक्वेंस में सब देखना है आपको। अब हम देखते हैं अपना दूसरा चरण, एक्टिव रेजिस्टेंस का फेज, बहुत इंपॉर्टेंट फेज। और इस फेज में मैंने बताया था, जैसे पहले फेज के हीरो थे दादा भाई नौरोजी, आजादी की लड़ाई के, इस फेज के हीरो हैं तिलक, बाल गंगाधर तिलक, पहली बार बाहर निकले। शुरू करते हैं। ये सेकेंड फेज जो हमारा है आजादी की लड़ाई का, इसकी शुरुआत होती है बंगाल के विभाजन से। किसके? पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, पता भी है सबको, बहुत क्वेश्चंस बनाए जाते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल से। 1905 में हुआ। पहले तो ये 3 पॉइंट देखो, ये पता होना चाहिए, बहुत फैक्चुअल चीजें हैं। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया, वायसराय उस टाइम पे कर्जन था। 19 जुलाई को इसने अनाउंस किया और 16 अक्टूबर को इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया। तो ये अच्छा, पीसीएस में क्या करते हैं, ये डेट भी पूछ लेते हैं, पता है आपको। मोस्टली ये नहीं पूछा जाता है, लेकिन पीसीएस ये अब बहुत करने लगा है कि वो डेट पूछ लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये भी पता होना चाहिए कि कब हुआ है बंगाल का पार्टीशन। अब देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम क्या थी। देखो बंगाल जो था वो बहुत बड़ा था उस टाइम पे, और ये मैं पहले ही बता चुका हूं जब हम लोग बंगाल की कहानी पढ़ रहे थे गुलामी में। तो देखो अभी का ये जो पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा है, ये वाला, यहाँ नीचे पूरा बांग्लादेश वाला हिस्सा ये है, ये उड़ीसा का हिस्सा है, इधर देखो झारखंड छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा, ये बिहार है, ये असम मेघालय ये वाला हिस्सा, ये सब बन रहा था बंगाल। तो कितना बड़ा बंगाल था उस टाइम पे। कहते हैं 1905 में इस पूरे बंगाल की जो पॉपुलेशन थी वो 8 करोड़ के आसपास थी। 8, आप इमेजिन करो, ये 1905 की बात चल रही है, आज से 100 साल पहले। तो बहुत बड़ा बंगाल था। तो अंग्रेजों को ये लग रहा था कि बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन करना मुश्किल काम है, प्रशासन थोड़ा मुश्किल से हो रहा है, इसलिए इसको बांटना चाहिए, टुकड़े करने चाहिए। कोई दिक्कत नहीं थी, सबको पता था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है, इसके टुकड़े किए जा सकते हैं आसानी से, कोई सही मैनेजमेंट के लिए। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने दिमाग गलत लगा दिया। इसने क्या किया, बंगाल, देखो पता है कि बंगाल सबसे पहले गुलाम बना था भारत का, सबसे पहले अंग्रेजों की नज़र बंगाल पे ही आई थी, प्लासी और बक्सर की लड़ाई वहाँ हुई थी, इसलिए और आज़ादी की लड़ाई की भी एक तरीके से शुरुआत बंगाल से ही हो रही है। पहले गुलाम बनाए तो वहीं पहले रेजिस्टेंस होगा, विरोध पहले होगा, तो बंगाल में विरोध भी खूब हो रहा था। रेनेशा पुनर्जागरण पढ़ा था हमने, राम मोहन रॉय, ये लोगों ने, इन्होंने बंगाल से ही शुरू किया सब। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो गतिविधियां थी वो बंगाल में ही तेज हो रही थी। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने खुरापाती दिमाग लगा दिया। उसने बंगाल का विभाजन ऐसे किया कि एक तरफ मुस्लिम आ जाए और एक तरफ हिंदू मेजॉरिटी आ जाए। मतलब पहली बार इसने हिंदू और मुस्लिम के आधार पर बंगाल का विभाजन करने की योजना बनाई और विभाजन कर दिया।
अच्छा, जो लोग थे उस टाइम पे, कांग्रेस जो पार्टी धीरे धीरे 1885 के बाद में थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, और बाकी के लोगों को ये समझ में आ गया कि कर्जन क्या करना चाहता है कि हिंदू और मुस्लिम जो साथ साथ में मिलकर फ्रीडम की बात करने लगे हैं या अंग्रेजों के विरुद्ध जाने लगे हैं, कर्जन का उद्देश्य है कि वो अलग अलग हो जाए और ये जो रेजिस्टेंस, ये विरोध हो रहा है, ये कमजोर पड़ जाए। और जैसे बंगाल का विभाजन हुआ, पहली बार लोग जो थे, कांग्रेस थी, वो सड़कों पर आई और इसका विरोध करना शुरू किया। ये जो ईस्ट बंगाल था, ईस्ट बंगाल और असम, इसकी राजधानी बनाई गई ढाका। जो वेस्ट बंगाल था, इसकी राजधानी वही कलकत्ता राजधानी बनाई गई। मैंने बताया, ये याद रखना है, ये पश्चिम जो वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा था, इसमें हिंदू मेजोरिटी था, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, और जो इधर वाला था, ईस्ट वाला, ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। तो बंगाल का विभाजन हुआ, और जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, इसका विरोध तो होना था, और बंगाल के विभाजन के विरोध में एक आंदोलन शुरू किया कांग्रेस ने। उस आंदोलन का नाम है स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट। ये पहला आंदोलन था एक तरीके से भारत में जो सड़कों पर हुआ, इसलिए। और अच्छा, इसका नाम लोग भूलते बहुत जल्दी हैं, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा फेमस नाम नहीं बनना। मतलब आंदोलन में हुआ तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, शुरुआत में बहुत अच्छा आंदोलन चला, लेकिन उसका कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं हुआ। इसलिए स्वदेशी आंदोलन का नाम ऐसा है ना, ये दब जाता है, तो लोग भूल जाते हैं कि बंगाल के विभाजन के विरोध में कौन सा मूवमेंट चलाया गया था, कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो नाम याद रखना है कि स्वदेशी आंदोलन था, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में। देखो नाम, इसके बारे में हम 3-4 चीजें पहले देखेंगे कि आंदोलन क्या था। कि रीजन तो पता है कि बंगाल के विभाजन के विरोध में चला है, पार्टीशन के विरोध में। इस स्वदेशी आंदोलन में क्या था, देखो नाम से पहली चीज स्वदेशी। इस आंदोलन में स्वदेशी चीजों पर फोकस किया गया कि देखो, अंग्रेजों का आने का मकसद भारत में क्या था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक रूप से भारत का शोषण। ठीक है, भारत को बोला जाता था ब्राइटेस्ट क्राउन, ब्राइटेस्ट ज्वेल इन द क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। अंग्रेज मुकुट, अंग्रेजों का जो मुकुट है, या राजा रानी का जो मुकुट है, उसमें सबसे चमकता हीरा कौन है, भारत। क्योंकि सबसे ज्यादा इकोनॉमी मजबूत भारत की थी, सबसे ज्यादा पैसा भारत से मिलता था। ठीक है, तो इस स्वदेशी आंदोलन में जो नेता थे, उन लोगों ने इसी पर चोट डालने की कोशिश की कि अगर हम स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करने लगेंगे तो अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा लालच है, उसी पे चोट लगेगी, और उससे फिर ये बंगाल के विभाजन को रद्द करेंगे। इसलिए स्वदेशी चीजों के इस्तेमाल पर जोर डालने की बात की गई, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्वदेशी आंदोलन। कलकत्ता से शुरू हुआ ये स्वदेशी आंदोलन, और जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, देखो कर्जन ने क्या किया, हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई डाली। तो आंदोलन में जो गतिविधियां हुई, वो हिंदू मुस्लिम को जोड़ने वाली हुई। जैसे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधने लगे पब्लिक प्लेस पे आके कि हम लोग एक साथ में हैं। ठीक है, प्रोटेस्ट होने लगे, लोग रैलियां निकालने लगे, पहली बार लोग सड़कों पर आके रैली निकाल रहे थे। और उसी टाइम रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नाम से क्या लिखा, एक अपनी पोएम लिखी, जो सबको पता है कि अब बांग्लादेश जो नया देश बना, उसका नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान। हाँ, तो इसके बाद में देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये लिखा, और मैंने बता दिया कि राखी एक सिंबल बन गया था बंगाल के विभाजन के विरोध का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई इस बंगाल के विभाजन के टाइम समय में, वो ये था कि वंदे मातरम जो था, वो इस आंदोलन का थीम सॉन्ग बन गया। पहली बार वंदे मातरम एक साथ में पॉपुलर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन जो था, उसका स्लोगन बन गया ये वंदे मातरम, उससे पहले ये नहीं था। तो आमार सोनार बांग्ला और वंदे मातरम जैसी। अच्छा, वंदे मातरम के बारे में सबको पता होगा कि वंदे मातरम बहुत पहले लिखा गया था। बंगाल में अंग्रेज नील की खेती करवाते थे, इंडिगो रिवॉल्यूशन, उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट हुई, जिसको इंडिगो रिवॉल्ट कहते हैं, नील का विद्रोह 57 की क्रांति के तुरंत बाद 1859 में। उसके बारे में उसके कुछ सालों बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ बुक लिखी, वही नील की उसकी कहानी बनाकर उन्होंने लिखी आनंद मठ। उसमें उन्होंने वंदे मातरम के पोएम लिखी, बांग्ला और संस्कृत मिक्स। ठीक है, और वो वंदे मातरम धीरे एक साथ में पॉपुलर हो गया इस आंदोलन में, और थीम सॉन्ग बन गया। उसके बाद में वंदे मातरम तो पूरी भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक नेशनल स्लोगन बन गया, वंदे मातरम। तो
पता होना चाहिए, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा और उससे लिया गया ये वंदे मातरम। और ये पहली बार 19 ठीक तो था, फिर से मैं करेक्ट कर रहा हूँ, 1896 96 के कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता सेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और वंदे मातरम को पहली बार गाया रविंद्रनाथ टैगोर ने। देखना ये चीज याद रखनी है, वंदे मातरम लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने और पहली बार इसको कलकत्ता सेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने रिसाइट किया था, पहली बार गाया इसको। और इस आंदोलन से वंदे मातरम वो हो गया। और फिर जगह जगह वंदे मातरम वंदे मातरम। इसके तुरंत बाद में वंदे मातरम एक फ्लैग बनाया गया जिसपे वंदे मातरम लिखा था, बीकाजी कामा ने, स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में। ये क्वेश्चन बहुत पूछा आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैडम बीकाजी कामा ने एक फ्लैग डिजाइन किया, झंडा, उसमें वंदे मातरम लिखा। और ये कभी कभी बोलते हैं कि पहली बार झंडा डिजाइन किया गया भारत की आज़ादी की लड़ाई में, बीकाजी कामा ने 1907 में स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में उसको फहराया। और वंदे मातरम नाम से मैगजीन्स निकाली गई, पत्रिका निकाली गई, मतलब वंदे मातरम फेमस हो गया इस आंदोलन में, बिल्कुल ठीक है। इस आंदोलन में स्वदेश, मैंने पहले बता दिया स्वदेशी आंदोलन नाम है, तो स्वदेशी चीजों पर बल दिया गया, स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी रोजगार, सब चीजों पर। एक देखो नेशनल कॉलेज ऑफ बंगाल बनाया गया, अरविंदो घोष उसके प्रिंसिपल बने, ठीक है, शिक्षा के लिए। ऐसे नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बनाई गई बंगाल में। ऐसे ही चिदम्बरम पिल्लई बहुत फेमस नाम है, पूछा जाता है। दक्षिण भारत में मद्रास में तुतिकोरन में स्वदेशी एक शिपिंग कंपनी बनाई उन्होंने, ठीक है, जहाज वहाज खरीदने के ट्रांसपोर्ट के लिए कंपनी बनाई, क्योंकि अंग्रेजों के शिपिंग इंडस्ट्री पर अंग्रेजों ने नियंत्रण कर लिया था, तो स्वदेशी शिपिंग इंडस्ट्री खोली इन्होंने इस टाइम पे। तो स्वदेशी की बात होने लगी और ये आंदोलन चलने लगा। इस आंदोलन में अच्छा देखो, ये ऐसा आंदोलन था जो जिसमें उदारवादी और थोड़ा गर्म दल वाले लोग वो भी शामिल हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो हिंसक क्रांति का भी समर्थन करने लगे थे। और ये अनुशीलन समिति और युगांतर पार्टियां बनी उसी टाइम बंगाल में, जिन्होंने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करनी शुरू की, क्रांतिकारी गतिविधियां करनी शुरू की, मतलब अंग्रेजों को मारना शुरू किया। तो ये सब हम लोग इन पार्टियों के, बस मैंने नाम लिख दिया, ये सब स्वदेशी आंदोलन के द्वारा जो जोश भरा गया, देशभक्ति भरी गई, उसका नतीजा था। लेकिन ये हम लोग जब रिवोल्यूशनरी फेज पढ़ेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन, तब हम पढ़ेंगे अनुशीलन समिति और युगांतर पार्टियों के बारे में। अभी बस नाम आपको याद होना चाहिए, ये सब स्वदेशी आंदोलन में हो रहा था, ठीक है। लोग यूनिटी का प्रदर्शन कर रहे थे, एकता का प्रदर्शन कर रहे थे और आंदोलन चलने लगा, ठीक है। लेकिन ये आंदोलन का टाइम जो था सक्सेसफुल, ये बहुत शॉर्ट था, 1905 से 1906 आप मान लो बस। उसके बाद इस आंदोलन में गड़बड़ियां होने लगी। और ये मैंने देखो लिखा है 2 सेटबैक्स, 2 झटके लगे इस आंदोलन को बहुत बड़े। और वो 2 झटके क्या थे? एक तो मुस्लिम लीग बन गई कि अंग्रेज इस कोशिश में कामयाब रहे, उन्होंने मुस्लिमों को अलग करवा दिया इस आंदोलन से। और दूसरा, कांग्रेस के अंदर ही फूट पड़ गई, कांग्रेस ही 2 टुकड़ों में बट गई, गरम दल और नरम दल, ठीक है। और जो आंदोलन थोड़ा सक्सेसफुल हुआ भी था पहले साल, वो फेल हो गया, विफल हो गया। तो हम लोग पहली चीज पहले देखते हैं एक एक करके, इस आंदोलन को, स्वदेशी आंदोलन को जो सेटबैक्स, जो झटके लगे हैं वो। और पहला क्या है? मुस्लिम लीग का बनना। तो फर्स्ट चीज हम देखते हैं, और वो क्या है कि देखो लॉर्ड कर्जन ये बात समझाने में कामयाब रहा कि अगर एक में ही रहेंगे हिंदू मुस्लिम, यूनाइटेड बंगाल में रहेंगे तो हिंदू मेजॉरिटी रहेगी, हिंदू संख्या में ज्यादा रहेंगे, इसलिए उनका एडवांटेज, उनका फायदा है। और अलग हो जाएंगे तो ईस्ट बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी आ जाएगी। और ईस्ट बंगाल जो पूर्वी बंगाल था वो पहले से ही थोड़ा कम डेवलप था, तो कर्जन ने बोला कि इससे क्या होगा, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, ईस्ट पॉपुलेशन है, उसका विकास, डेवलपमेंट हो सकता है, वो विकसित हो सकते हैं। अच्छा, इसका असर पड़ा, असर क्या पड़ा कि बहुत सारे लोग और मुस्लिम लोग वो इस बंगाल के विभाजन का या पूर्वी बंगाल के बनने का समर्थन करने लगे। और कर्जन के ही सपोर्ट से फिर एक नई पार्टी बन गई 1906 में। बहुत पूछी जाती है इस पार्टी के बारे में। 1906 में ये पार्टी बना दी गई, जिस पार्टी का नाम था मुस्लिम लीग। फाउंडर थे नवाब सलीमुल्लाह, ये ढाका के नवाब, वहाँ पे नवाब थे, और आगा खान,
ये लोग फाउंडर थे, उन्होंने एक नई पार्टी बना दी ढाका में। इसका हेडक्वार्टर रखा गया लखनऊ। ये खूब पूछा जाता है। देखो बनी ढाका में थी, लेकिन मुस्लिम पॉलिटिक्स तब भी चल रही थी, लखनऊ के सेंट्रिस्ट थी, तो यहाँ इसका हेडक्वार्टर बनाया गया लखनऊ में, इस मुस्लिम लीग का। और इस मुस्लिम लीग के बनते ही जो यूनिटी दिखाई जा रही थी हिंदू मुस्लिम की, वो कमजोर पड़ गई। ठीक है, तो पहला झटका लगा। और फिर आगे चलकर पता ही है सब इस मुस्लिम लीग के बारे में। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना जब आए तो उन्होंने धीरे 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 करके पाकिस्तान या अलग देश, टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट देना शुरू किया कि भाई हमें एक अलग देश ही चाहिए। तो मुस्लिम लीग ने फिर अलग रास्ते पे निकल गई, पाकिस्तान की मांग पर निकल गई। वो हम लोग आगे की इसका स्टोरी में देखेंगे कैसे हुआ। एक झटका और लगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अंग्रेजों ने 1909 में एक कानून बनाया जिसको मॉर्ले मिंटो एक्ट बोलते हैं, या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वाला और 1892 वाला, ये हम लोग पढ़ चुके हैं उदारवादी चरण में। ये तीसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में। इसको मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, क्योंकि उस टाइम भारत का वायसराय था ये मिंटो, उन्हीं के नाम से आता है। और लॉर्ड मॉर्ले जो था ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, या जिसको भारत मंत्री बोलते थे। ये एक पद बनाया गया था, मैंने बताया था 1857 की क्रांति के बाद, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बनाया गया था। एक ऐसा मंत्री होता था, इंग्लैंड में रहता था, भारत के मामलों का मंत्री होता था। और उनके समय में जो कानून आया है, जिसलिए इनके दोनों नाम को जोड़ के बोल दिया जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। बची जो रही थोड़ी कसर थी, वो इस कानून ने पूरी कर दी। इसने क्या किया, भारत में जो मुस्लिम लोग थे उनको पृथक निर्वाचन दे दिया। पृथक निर्वाचन, जिसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है इस काउंसिल एक्ट के बारे में। सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन का मतलब क्या था कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा तो उसको सिर्फ मुस्लिम वोट देंगे, हिंदू नहीं दे सकते। मतलब उसने हिंदू और मुस्लिमों को बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक है, और मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि मुस्लिम लीग ये कह रही थी कि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व नहीं है, मुस्लिम लोग ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं पॉलिटिक्स में आगे, तो इसने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया। अच्छा, जो बाकी के लोग थे उन्होंने विरोध किया कि इससे आप बिल्कुल हिंदू मुस्लिम बिल्कुल अलग कर रहे हो, कम से कम पॉलिटिकली एक आदमी खड़ा होता तो वोट तो दे सकते हैं सब उसको। तो इससे उसने बिल्कुल अलग कर दिया। इस वजह से लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक भी कभी कभी बोला जाता है, फादर ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया, सांप्रदायिकता का जनक। और इन दो चीजों ने भारत में जो स्वदेशी आंदोलन जो चल भी रहा था उसको बिल्कुल अलग कर दिया। मुस्लिम उससे, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम उससे अलग हो गए इस आंदोलन से। एक चीज और देखो, इस कानून में एक आध चीजें और भी हुई। ये तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही पूछी जाती है, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन कब दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट किस कानून में दिया गया। एक चीज और कभी पूछ ली जाती है, एक आध चीजें, कि जैसे काउंसिल जो वायसराय परिषद हमने पढ़ी थी, बनाई जाती थी वायसराय काउंसिल, उसका दायरा बढ़ाया गया, उसमें और भारतीय लोगों को शामिल किया गया ना। तो ऐसे कुछ रिफॉर्म भी हुए, कुछ सुधार भी हो रहे थे इसमें। पहली बार वायसराय की काउंसिल में एक लॉ मेंबर, भारतीय लॉ मेंबर इंक्लूड किए गए, एचपी सिन्हा नाम था उनका। ठीक है, तो ऐसे नाम कुछ इस कानून में सुधार भी हुए। लेकिन ओवरऑल असर क्या पड़ा, ये दो घटनाओं के होते हुए स्वदेशी आंदोलन कमजोर पड़ गया। इसके बाद दूसरा सेटबैक हमने देखा था कि कांग्रेस के अंदर ही फूट पड़ गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या होता था। देखो 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, तो 1905 का सेशन मैंने लिखा नहीं है, और वो सेशन कलकत्ता में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले उसके प्रेसिडेंट थे। तब स्वदेशी आंदोलन जब चला है 1905 में। 1906 अगला साल आते ही गड़बड़ होने लगा। समझना आप, यहां से मेन कहानी शुरू होती है इस आंदोलन की। कि क्या हुआ कि जैसे 1906 वाला साल आया, कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे थे जो ये कहने लगे कि ये आंदोलन अच्छा चल रहा है तो इस आंदोलन का दायरा और बढ़ाया जाए, पूरे भारत में ये आंदोलन को चलाया जाए, और स्वदेशी के साथ साथ में बायकॉट भी किया जाए। स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल भी करो और साथ साथ में अंग्रेजों की हर चीज का बायकॉट करो, उनके स्कूल कॉलेज नौकरी इनका सबका बायकॉट कर दो, स्वदेशी के साथ में बायकॉट भी लेके आओ। जबकि कुछ ऐसे लोग थे जो कह रहे थे नहीं, सिर्फ बंगाल के विभाजन की बात है, बंगाल के विभाजन की बात करो और इसको बंगाल में ही सीमित रखो। तो जो लोग दायरा बढ़ाना चाहते थे, बायकॉट करने की बात कर रहे थे, वो लोग एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल वाले कहलाए।
और जो कह रहे थे कि नहीं इसको सिर्फ बंगाल के विभाजन तक सीमित रखो, बंगाल तक सीमित रखो, वो लोग मॉडरेट्स, नरम दल वाले कहलाए। ये अभी आगे देखेंगे। लेकिन क्या हुआ, ये लड़ाई 1905 के बाद 6 में ही बढ़ गई और ये लोग चाहते थे हमारा प्रेसिडेंट बने, ये लोग चाहते थे हमारा अध्यक्ष बने। भाई जिसका जो मेन लीडर है वो अपना अध्यक्ष चाहता था अपने लीडर्स को। 1906 की बात थी, मामला सीरियस हो चुका था, लेकिन ये जो नरम दल वाले लोग थे, मॉडरेट लोग जिनको हम नरम दल बोलते हैं, इन लोगों ने थोड़ा खेल खेल दिया और कांग्रेस का अधिवेशन करवा दिया सूरत में। कांग्रेस का एक नियम था, देखो कांग्रेस बनी थी, मैंने वहां पर लिखा था जब कांग्रेस बनी थी तो 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस बनी थी। इसलिए कांग्रेस हर साल क्या करती थी, दिसंबर में ही ज्यादातर अपने सेशन करती थी, अधिवेशन जब बनी थी। आसपास ही, डेट कोई फिक्स नहीं थी, आसपास ही दिसंबर में हमेशा करती थी। और एक नियम ये था, दिसंबर में ही करती थी। दूसरा नियम था कि कांग्रेस जिस राज्य में अपना अधिवेशन करती, उस राज्य का प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, अध्यक्ष नहीं बनेगा, उस राज्य को छोड़कर दूसरा प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो हुआ क्या कि ये वाला जो सेशन है, 1906 वाला सेशन, ये होना तो नागपुर में था। नागपुर आता था तब उस टाइम पे सेंट्रल प्रोविंस में, मतलब मध्य प्रदेश वाला जो एरिया उसका हिस्सा था नागपुर, अभी महाराष्ट्र का हिस्सा, तो नागपुर में होना था। लेकिन ये जो नरम दल वाले लोग थे, बुढ़े नेता जितने थे, इनको लग गया कि अगर वहां करवाएंगे तो बाल गंगाधर तिलक प्रेसिडेंट बन जाएंगे, क्योंकि गरम दल के सबसे बड़े नेता उस टाइम क्या थे, तिलक। मैंने बताया इस पूरे फेज के हीरो हैं तिलक, तो तिलक बन जाएंगे। तिलक बॉम्बे के थे, बॉम्बे राज्य जो पड़ता था। तो इन लोगों ने क्या किया, उस अधिवेशन को नागपुर की बजाय कहां करवा दिया, सूरत में। और सूरत पड़ता था बॉम्बे राज्य में, कि तिलक उसमें उसके अध्यक्ष ना बन पाए किसी भी तरीके से। अब भाई लड़ाई ज्यादा बिगड़ गई, जब सूरत में करवा दिया लड़ाई हो गई। अच्छा, इन बुजुर्ग ये नरम दल वाले लोगों ने एक नाम आगे कर दिया, दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी ऐसे आदमी थे जिनकी सब इज्जत करते थे, मैंने बताया पुराने वाले फेज के हीरो थे वो। तो इन लोगों ने भी अपना नाम वापस ले लिया कि चलो दादा भाई का नाम आया तो चलो ठीक है, इनके नाम पे सब सहमत हो जाते थे, दादा भाई के नाम पे। तो दादा भाई को अध्यक्ष बना दिया गया। ये अधिवेशन बहुत काम का है, 1906 का सूरत अधिवेशन। तो उल्टा बोल गया मैं, कहाँ बोल गया, ये हटा दो, यहाँ पर कलकत्ता अधिवेशन लिख लो, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, सूरत तो आगे वाला होना है, साथ में होना है। कलकत्ता में करवा दिया इन लोगों ने कि वहां पर कोई और अध्यक्ष अपना बना लेंगे। दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया और इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग की गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मांग किस चीज की गई, स्वराज की मांग की गई, कि स्वराज जो है भारत का या कांग्रेस का गोल डिसाइड किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत फिर से इंपॉर्टेंट बन गया कि पहली बार स्वराज की मांग कब की गई है, किस अधिवेशन में की गई है, उसके प्रेसिडेंट कौन थे। जैसे हम आगे भी देखेंगे कि ऐसे 1929 में अधिवेशन होगा, लाहौर में अधिवेशन होगा, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट होंगे और पूर्ण स्वराज की मांग की जाएगी कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अंग्रेज भारत छोड़ के जाए। स्वराज का मतलब था कि हमें अंदर से आजादी दे दो, एक तरीके से, मतलब हम लोगों को शामिल करो प्रशासन में, इन सब चीजों में। स्वराज का मतलब पूर्ण स्वराज नहीं था, पूरी आजादी। तो ये अलग अलग से क्वेश्चन पूछा था, स्वराज कब मांग की गई और पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। और हम लोग देख चुके हैं जब हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पढ़ रहे थे कि स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल इंडिया फॉर इंडियंस दयानंद सरस्वती ने किया। इस शब्द के बारे में, वर्ड के बारे में बता चुका हूँ सब कुछ। तो 6 के बाद में अगली चीज आ गई, अगला सेशन, ये वाला जो इसकी ये कहानी में बता रहा था, वहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था कि अधिवेशन 7 वाला होना था सूरत में, नागपुर में, और अधिवेशन इन लोगों ने कहां करवा दिया, सूरत में करवा दिया। अच्छा, सूरत में कि तिलक प्रेसिडेंट ना बन पाए, इस वजह से करवा दिया गया। और जब लड़ाई ज्यादा हो गई तो क्या हुआ, इन नरम दल के लोगों ने एक्सट्रीमिस्ट लोगों को कांग्रेस से निकाल दिया। इसलिए इसको बोलते हैं सूरत स्प्लिट। बहुत पूछा था कांग्रेस में बंटवारा कब हुआ है। कांग्रेस 1907 में 2 गुटों में बंट गई है, नरम दल और गरम दल, और उन एक्सट्रीमिस्ट लोगों को पार्टी से निकाल दिया गया। ठीक है, इस प्रेसिडेंट के फिर इस सेशन के प्रेसिडेंट बनाए गए इस नरम दल के लीडर थे रास बिहारी घोष। उनका नाम पूछा जाता है कि 1907 वाले सूरत सेशन के फिर प्रेसिडेंट कौन बने। ठीक है, तो जो स्वदेशी आंदोलन एक साथ में थोड़ा चल भी रहा था ठीक ठीक, मुस्लिम लीग तो अलग ही हो चुकी थी, तो ये लोग साथ में होते तो थोड़ा चल भी रहा था, वो भी गड़बड़ हो गया और कांग्रेस किसमें 2 गुटों में बट गई, नरम दल और गरम दल में।
अच्छा, इनमें नाम देख लो, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये हम सबके नाम पढ़ चुके हैं लास्ट वाले फेज में, उदारवादी चरण में। गरम दल में नए नए नाम आते हैं जिनको लाल बाल पाल बोलते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ना लाल बाल पाल की टिकड़ी बोली जाती है, इनके नाम पूछे जाते हैं कौन। अरविंदो घोष, ये भी नरम दल के लीडर थे। अच्छा, क्या हुआ, क्या अंग्रेजों को और मौका मिल गया। जैसे उन्होंने डिवाइड, देखो अंग्रेजों ने यहाँ पर दो खेल खेले, एक बोलते हैं डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों ने हिंदू और मुस्लिम को बांट दिया। दूसरा डिवाइड एंड रूल, नरम दल और गरम दल बट गए। और फिर अंग्रेजों ने इन एक्सट्रीमिस्ट लोगों पर टॉर्चर करना, इनका सप्रेशन करना शुरू किया। इनका कुछ नहीं किया, ये लोग थोड़ा इंडियन काउंसिल एक्ट से भी प्रभावित हो गए। अंग्रेजों ने कहा हम सुधार करेंगे, तो ये थोड़ा वो हो गए। तो कहते हैं अंग्रेजों ने कैरेट और स्टिक पॉलिसी अपनाई, एक नाम दिया जाता है कैरेट एंड स्टिक, कि कुछ लोगों के लिए गाजर, कुछ लोगों के लिए डंडा, कि ये नरम दल के लोग हैं, इनका कुछ नहीं किया, इनको पड़ा रहने दिया गया। जबकि इन लोगों के लिए डंडा, मतलब इनके लिए गाजर है, इनके लिए डंडा, इनको उठा उठा के सबको जेलों में डाला गया उस टाइम पे। बाल गंगाधर तिलक जो सबसे बड़े नेता थे, वो जेल में पहुंच गए, क्योंकि इसी टाइम क्या हुआ, 1908 में खुदीराम बोस इन लोगों ने हत्या कर दी। एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट था, उस पर हमले का प्रयास किया किंग्स फोर्ट पे। ये हम क्रांतिकारी गतिविधियों में पढ़ेंगे। किंग्स फोर्ट पे हमला किया, लेकिन वो तो था नहीं, कुछ दो फीमेल्स थी, औरतें थी, वो मर गई। तो खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया गया, फांसी दे दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने उसका पक्ष लिया कि भाई ये सब क्रांतिकारी लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, कर रहे हैं। तो बाल गंगाधर को उठाकर 6 साल के लिए मांडले जेल भेज दिया गया, बर्मा। तो सबसे बड़े नेता तिलक और खत्म। बिपिन चंद्र पाल ने पॉलिटिक्स ही छोड़ दी। लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए कुछ टाइम के लिए। बचे अरविंदो घोष, इनके बारे में बोला जाता है, ये भी उसी केस में पकड़े गए। फिर 1908 वाला जो खुदीराम बोस वाला केस था, तो इन पे एक केस चलाया गया अलीपुर कॉन्स्पिरेसी के नाम से। बहुत नाम पूछा था 1908 वाला, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस किस पे चला, अरविंदो घोष पर। हालांकि ये बच गए, इनका नाम नहीं था उसमें सीधे, लेकिन फिर अरविंदो घोष ने पॉलिटिक्स छोड़ दी। ये एक स्पिरिचुअल टीचर बन गए, आध्यात्म वेदांत के गुरु। उन्होंने पौंडीचेरी में अपना आश्रम सेट किया, और ये वहाँ पे अब तो अरविंदो आश्रम के नाम से आश्रम चलते हैं बहुत सारे। पौंडीचेरी उनका मेन सेंटर है। बहुत बड़े वेदांतिक फिलोसफर बने अरविंदो घोष। अरविंदो घोष के बारे में मैं यहीं पे लिख देता हूँ 2-3 चीज़ें, क्योंकि इनके बारे में आगे कहीं आएगा नहीं नाम, तो लिख देता हूँ कि जैसे इन्होंने 2-3 चीज़ें इनके बारे में जो पूछी जाती हैं। इन्होंने 2 बड़ी फेमस बुक लिखी हैं, एक है सावित्री, ठीक है, एक है लाइफ डिवाइन। इनकी 2 किताबें हैं अरविंदो घोष की। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस मैं बता चुका हूं, अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 वाला किससे संबंधित है, अरविंदो घोष से। इनको अरेस्ट किया गया था, फिर बच गए ये, वो हो गए अरविंदो घोष। तो फिर संन्यास ले लिया इन्होंने, आश्रम में उसमें आ गए। अरविंदो घोष कांग्रेस, अच्छा जब ये निकले तो अरविंदो घोष कांग्रेस के बहुत बड़े क्रिटिक्स बन गए, कांग्रेस पार्टी के। अरविंदो घोष ने बोला कि ये क्या है, एक बेगिंग इंस्टीट्यूशन है। ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस में पूछा गया है कि कांग्रेस को बेगिंग इंस्टीट्यूशन किसने बोला। ये बस भीख मांगने वाली संस्था है जो अंग्रेजों से भीख मांग रही है। बड़ा फेमस नाम है अरविंदो घोष का इसकी वजह से, ठीक है। तो ये स्वदेशी आंदोलन धीरे धीरे बंद हो गया इन चीजों के बाद में, मुस्लिम लीग के बनने के बाद में और कांग्रेस में ऐसे फूट पड़ने के बाद में आंदोलन खत्म। आगे हम लोग देखते हैं इसके, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की कहानी तब तक नहीं पूरी होती जब ये घटना हम लोग ना पढ़ लें।